हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 9th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 9 है उसके पार्ट बी की थ्योरी हमने स्टार्ट कर दी थी। आज के लेक्चर के अंदर हम उसकी जो बाकी की थ्योरी है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हमें डिस्कस करना है वो है हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि मेरे पास ना एक कॉपर की वायर है। ठीक है, ये है मेरी एक कॉपर की वायर। अब आप अच्छी तरह जानते हो बेटा, जो कॉपर एटम होता है ना उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एट रूम टेम्परेचर इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है कि वो कॉपर एटम को लीव कर सके। और जिसकी वजह से आपको मिल जाते हैं, मान लेते हैं कॉपर के आयंस, और साथ में आपको मिलते हैं उनके निकले हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर वही बात कि एट रूम टेम्परेचर इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो एनर्जी मिलती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन। इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन, क्योंकि ये सब रैंडमली मूव करते रहते हैं तो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मूव नहीं करते। तो ये जो वायर होती है कोई भी करंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती, मतलब इसमें कोई करंट आपका फ्लो नहीं करता। लेकिन अगर मान लीजिए इसी वायर को, मान लीजिए कि मेरे पास ये वायर है, ठीक है, मान लो ये मेरी वायर है। अब इसी वायर को मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल सेल के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे आपको मैंने कहा था कि बेटा कि ये हमारा एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो अब जो मैं आपको बताने लगा हूं वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट इससे आपको ये क्लैरिटी जरूर हो जाएगी कि क्यों इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो एक्चुअली में क्या है कि जब इसका एक एंड पॉजिटिव और दूसरा एंड नेगेटिव होता है तो उसके बीच में, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव के बीच में एक फील्ड सेटअप होती है और उस फील्ड का नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो उसके बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके मूव करते हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि वो एक नेगेटिव चार्ज है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज होता तो वो हमेशा मूव करता इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो नेगेटिव चार्ज है देन दैट विल फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो होता क्या है, होता ये है कि अगर मैं किसी को कह रहा हूं कि इनको फोर्स प्रोवाइड होती है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ हमारा एम इंटू ए के बराबर होता है। तो उनको लगता है कि अगर मैं एक फोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट करेगा, और कई हद तक ये ठीक भी है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि जब आपके इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करते हैं या मूव करते हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, तो रास्ते में उसको मिल जाते हैं कॉपर के आयंस। कॉपर के आयंस, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये इन कॉपर के आयन से स्ट्राइक करते हैं। और ये सिर्फ कॉपर के आयन से ही नहीं, जो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनके साथ भी ये क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं। इसी कोलिजन की वजह से इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो खत्म होती है फॉर अ स्मॉल इंस्टेड ऑफ टाइम। और फिर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड उन पे फोर्स अप्लाई करती है, और जिसकी वजह से वही इलेक्ट्रॉन्स जो रुक गए थे वो फिर से एक्सेलरेट करते हैं। तो ये बोलना गलत नहीं होगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड में जाता है तो वो एक्चुअली में ड्रिफ्ट होके जाता है, मतलब खिसक खिसक के जाता है। मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा चला, कोलाइड किया, कोलाइड होने से क्या हुआ, इसकी एनर्जी भी कम होती है, साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है कोलिजन की वजह से। उसके बाद फिर वो फर्दर किसी कॉपर के आयन से टकराता है या किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है, फिर से उसकी एनर्जी कम होती है और फिर से वो क्या करता है, किसी और डायरेक्शन में चले जाता है। तो एक्सटर्नल जो आपने बैटरी लगाई है जिससे फील्ड सेटअप हुई है वो इसको एक्सेलरेट करता रहता है, और जितनी बार कोलिजन होती है लगातार उसकी एनर्जी कम होती जाती है। सो कहने का मतलब ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड में जाता है तब उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है। इसी ऑब्स्ट्रक्शन का नाम है रेजिस्टेंस।
तो देखिए अगर आप डेफिनेशन की तरफ भी चलेंगे तो भी यही बोलता है, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ कंडक्टर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। एक बात मैं आपको और अच्छे से यहां पे बता देता हूं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी आयन से स्ट्राइक करता है तो हम कहते हैं ना उसकी एनर्जी कम हो गई, बट वो जो एनर्जी कम हुई है वो कहां गई? वो एक्चुअली डिसिपेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। याद है ना कि किसी वायर के अंदर अगर ज्यादा देर तक करंट आपका फ्लो करता है तो वो वायर गर्म हो जाती है। क्यों गर्म होती है? उसका रीजन ही यही है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कोलिजन्स होती हैं, हर कोलिजन की वजह से उसकी एनर्जी डिसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगी उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस करेगा आपकी वायर। इसलिए जब हम कहते हैं ना कि कितना अमाउंट ऑफ हीट एक वायर प्रोड्यूस करती है, तो जूल हीटिंग इफेक्ट की वजह से हम कहते हैं हमारा फॉर्मूला होता है आई स्क्वेयर आर टी। मतलब ये कि जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करेंगे उतने नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगी, एंड ऑटोमेटिकली हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस का मतलब ही है ऑब्स्ट्रक्शन। जितनी ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस होंगी मतलब उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स है, उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। और टी यहाँ पे टाइम होता है, जितनी देर के लिए ऐसा होता रहेगा उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट आपकी प्रोड्यूस होती रहेगी। तो ये तो था हमारे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में। अब अब हम बात करने लगे हैं कि ओम्स लॉ क्या है। देखिए जब हम बात करते हैं बेटा ओम्स लॉ की, तो हमारा ये मानना है, और ये एक्सपेरिमेंटली देखा हुआ है, कि मान लीजिए कि मेरे पास एक वायर है। ये जो जिगजैग मैं यहाँ बनाता हूँ ये एक्चुअली इसलिए बताने के लिए क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस है। तो किसी भी रेजिस्टेंस को दिखाने का तरीका है, ऐसे जिगजैग बना दो तो मतलब वो रेजिस्टेंस है। तो अगर हम उसके अक्रॉस एक सेल लगा देते तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ करंट आपका फ्लो करता है। ठीक है, अब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। तो ओम्स लॉ ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल कंडीशन है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो वायर की रेजिस्टेंस में भी फर्क पड़ जाता है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर योर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पे R आ जाता है जिसको रेजिस्टेंस कहा जाता है आपका। तो R को फाइंड करना है तो V डिवाइड बाय I करके मैं उस वायर की रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकता हूँ। और ये बात सही भी है। देखिए सिंपल सी बात है आपकी, अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि मैंने ना यहाँ पर 3 वोल्ट अप्लाई किया और करंट मेरा 1 एम्पियर बना। ठीक है, फिर मैंने एक नई रेजिस्टेंस ले ली, मान लेते हैं R डैश। ठीक है जी, अब इस कंडीशन के अंदर मैंने इसको फिर से 3 वोल्ट दिया, बट अब जो करंट है यहाँ पे 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि R डैश जो रेजिस्टेंस है वो कम है एज कंपेयर टू R। तो अगर मैं सेम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा हूं तो जिस पर्टिकुलर वायर में करंट ज्यादा फ्लो करता है मतलब उसका जो रेजिस्टेंस है वो आपका कम होता है। जैसे कि इस कंडीशन में क्या था कि दोनों में 3 वोल्ट लगाया, इसमें जो करंट की वैल्यू है वो क्या है आपकी ज्यादा एज कम्पेयर टू दिस वन। इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस कम है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो मतलब फॉर द सेम वोल्टेज रेजिस्टेंस एंड करंट आप इसको इस तरह से कंपेयर कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये हमारा ओम्स लॉ है। और प्लीज हमेशा याद रखना कि ये हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर में ऐसा टेक प्लेस करता है। क्लियर हो गया? गुड। अब हम आगे देखते हैं। फिर हमारे पास आता है कि एक्चुअली में 1 ओम का मतलब क्या? अच्छा 1 ओम है क्या? देखिए मैंने अभी क्या बताया कि आर क्या है। आर जो है वो हमारे पास है V अपॉन आई। तो जो यूनिट है मेरे रेजिस्टेंस का वो एक्चुअली में ओम है। हम उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज बेसिकली ओमेगा। ठीक है, अगर मैं 1 ओम डिफाइन करना चाहता हूं कि भाई मैं पता करना चाहता हूं यार कि ये 1 ओम कब होगा, तो मैं ये कहूंगा कि मान लीजिए कि एक ऐसा सर्किट है जिस सर्किट के अंदर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है, और उस पर्टिकुलर सर्किट में अगर करंट आपका 1 एम्पियर फ्लो करेगा बाय प्रोवाइडिंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तो इसका मतलब होगा कि उस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो एक्चुअली आपका 1 ओम होगा। और यही चीज इस डेफिनेशन में दिखती है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ohm if a current of 1 ampere flows through it when the potential difference across its voltage is 1 volt। आई होप आपको ये वाला फैक्टर समझ में आ गया होगा।
गुड। अब हम स्टडी करेंगे दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ठीक है, कौन से फैक्टर्स है जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर पे इफेक्ट करती है। देखिए वैसे तो आप 10th में इसको डिटेल में समझोगे, और मैं ओम्स लॉ को भी ना 10th क्लास में बहुत डिटेल में और अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपने इसको ओम्स लॉ को और डिटेल में अगर समझना है तो प्लीज आप 10th क्लास की आईसीएससी की जो वीडियो है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है, वहां पे जाके इसको जरूर देखना। मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि ओम्स लॉ बेसिकली मतलब क्या होता है। आपके सिलेबस में जितना है मैंने उतना ही आपको बताया है। चलिए अब जल्दी से आगे देखते हैं। जो मैं फॉर्मूला अभी आपको बताने वाला हूं, आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है। तो जो आर है बेटा वो रो एल बाई ए पे डिपेंड करता है। ये बेसिकली फॉर्मूला है, इसका डिपेंड नहीं, फॉर्मूला है उसका। तो यहाँ पर ये जो रो है बेटा इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं, जो एक्चुअली में मटेरियल और साथ में टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। मतलब ये कि जो रो है ना वो डिपेंड करती है एन पे। इसको इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, मतलब किसी भी मेटल या किसी भी चीज के अंदर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली रो की वैल्यू कम हो जाएगी, और रो की वैल्यू कम होने से आर की वैल्यू कम हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिस पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन है ज्यादा होता है ना, उसकी जो रेजिस्टेंस है वहां पे कम होती है। दूसरा, ये ही जो आपकी रेजिस्टिविटी ना ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एंड इट इज डायरेक्टली, मतलब जितना ज्यादा आपका टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है। तो बेसिकली मैं ये भी कह सकता हूं कि उसका रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली ज्यादा होता है। ये बेसिकली जो बात की जा रही है ये कंडक्टर्स के लिए की जा रही है, बट ये जो रो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, बट इट इज नॉट वैलिड फॉर सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। उनका बिहेवियर थोड़ा अलग होता है, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। अभी मैं सिर्फ बताऊंगा आपको किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो मैंने दो बातें देखी, एक तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो हमने कहा जिसके इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी ऑटोमेटिकली उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होती है। नंबर टू, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि विद राइजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा आपका। डायरेक्टली वर्ड यूज मत करना, डायरेक्टली वर्ड यूज नहीं करते। विद राइजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। नंबर थ्री, हाँ अब डायरेक्टली यूज कर सकते हो कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। मतलब ये कि वायर की अगर लेंथ मैं बढ़ा दूंगा तो ऑटोमेटिकली आप खुद सोचोगे कि वायर की लेंथ बढ़ेगी तो उसमें जो आयंस हैं वो बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पे जाएगा तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, उसमें नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगी, तो ऑटोमेटिकली आपका रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा। तो लेंथ इंक्रीज करने से नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ती है आपकी। और लास्ट ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आप देखिए खुद समझदार हो कि अगर मैं ये कहूं कि मैंने एक थिक वायर ले ली, मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज्यादा है, तो मेरे इलेक्ट्रॉन को ना ज्यादा स्पेस मिल जाती है बिना कोलिजन के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए। तो अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो रही हैं तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो गई ना। इसीलिए अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो आपकी जो रेजिस्टेंस है वायर की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ वायर हमारे चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, टेम्परेचर पे, और फिर हमारा लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। आई होप आपको ये रेजिस्टेंस, वन ऑफ की डेफिनेशन और साथ में ये समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस ऑफ फायर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पार्ट बी के जो बाकी टॉपिक्स थे उनको डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये जो टॉपिक हैं जैसे कि रेजिस्टेंस क्या होती है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।